राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। आज सुबह अचानक पूरी दुनिया में ये खबर फैली। ट्रंप साहब ने भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख दी कि हम 2-3 हफ्ते में युद्ध खत्म करके घर चले जाएंगे। अब ये सुनते ही हमारे देश में दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो है जिनको ईरान सबसे बड़ा योद्धा लगता है और वो पहले दिन से ईरान की विजय पताका हाथ में लेके घूम रहे थे। उन्होंने उसको जोर जोर से लहराना शुरू कर दिया और कुर्ता उतार के फेंक दिया, पिछवाड़े पे गुलाल पोत के विजय जुलूस निकालने लग गए। ओ जीत गए, जीत गए, जीत गए, ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, ट्रंप हार गया, हार गया, हार गया। एक दूसरी लॉबी है जो ट्रंप को नापसंद करती है। उनको ईरान से इतना ज्यादा कोई लगाव नहीं है या कोई चिढ़ नहीं है, पर वो ट्रंप को नापसंद करती है। वो भी गुलाल पोत के नाचने लग गए, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। अच्छा, मैं जब ऐसी कोई भी खबर सुनता हूं ना तो मैं पहले तो कोई रिएक्शन नहीं देता। मैं खबर के पीछे क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस, क्या बोला जा रहा है उस पर बिल्कुल उसके पीछे निहितार्थ क्या है। मैं हमेशा कहता हूं शब्द और साहित्य और कूटनीति, राजनीति, ये शब्दों का विषय नहीं होता। जो शब्द बोले जाते हैं उनसे नहीं आशय निकलता, उन शब्दों के पीछे क्या आशय है, आशय पीछे छुपा होता है। तो क्या वाकई ट्रंप 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध से निकल जाएंगे? पहला सवाल जिस पे लोग गुलाल पोत के नाच रहे हैं। 3 हफ्ते, अभी 4 हफ्ते हुए हैं इस युद्ध के, मतलब जितना हुआ है तकरीबन उतना ही युद्ध होना भी बाकी है। उस अगले 3 हफ्ते में क्या होगा? क्या वहां ऐसे सफेद झंडा लहराता रहेगा? नहीं, तब वहां तो बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। वहां पे इस वक्त बड़ा भीषण युद्ध चल रहा है। आज ही ईरान ने घोषणा कर रखी है कि इन 18 अमेरिकी कंपनियों को मारूंगा और इनके गल्फ में जितने भी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, अब इनके लोग हैं, इनसे बोलो भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। तुम सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, तुम सब इस युद्ध में अमेरिका की और इजराइल की मदद कर रहे हो, इसलिए मैं, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुमको मारूंगा। उसमें अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, और मतलब 18 हैं ऐसी। वो भी है, वो उसकी एलन मस्क वाली कंपनी, एचपी है, और भी बड़ी बड़ी जो भी डाटा से संबंधित, एआई से संबंधित जो भी बड़ी कंपनियां हैं, सब इन्वॉल्व। सब बोला सबको मारूंगा, ईरान ने बोला है। अब वहां फटी पड़ी है सब। आप कह रहे हो युद्ध खत्म हो गया। दूसरा, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेशन की तैयारी कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड। होर्मुज की खाड़ी पूरी तरह बंधक बनी हुई है। तो आज की तारीख में दुनिया के सामने एक सवाल है कि भैया होर्मुज की खाड़ी कैसे खाली कराओगे? वो तो ईरान के कब्जे में है, ईरान बकायदा टोल वसूल रहा है। हमारे बाप की है, यहां से निकलना है तो पैसा दो, पैसा भी $2 मिलियन पर डॉलर नहीं लूंगा, युआन में दो। जो मेरे मित्र देश हैं, जो न्यूट्रल हैं, वो जा सकते हैं, अमेरिकन लॉबी को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप कह रहे हो हम 2 हफ्ते, अच्छा 2 हफ्ते में क्या होर्मुज की खाड़ी खाली कर देगा? मैंने आज सुबह जो वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने एक एनालॉजी दी है कि हमारे पुराने हिंदी फिल्मों में विलेन और हीरो की जब लड़ाई होती थी तो विलेन जब
मात खाने लगता था, और हीरो जब डरता नहीं था तो विलेन फिर उसकी माँ को, उसकी बहन को, और उसकी अगर कोई बीवी गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड को उठा के अपने अड्डे पे ले आते। और हमारे भारत के जितने भी विलेन होते थे उसके अड्डे पे पता नहीं क्यों डीजल वाले ड्रम बहुत रखे होते थे पुराने जमाने में। अच्छा, वो विलेन कौन से होते थे? वो होते थे अजीत, और कौन ऐसे, और प्रेम चोपड़ा टाइप विलन। शायद अमरीश पुरी ने भी इकट्ठा किया होगा। ऐसा अड्डा फिल्मों में बनाया जाता था विलेन का। तो वहां पे एक खंबे से जो है वो हीरो की माँ बंधी होती थी। फिर हीरो वहां अटैक करने आता, उसको बोलता है तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। तो अमेरिका की माँ है हुर्मुज की खाड़ी। ईरान ने हुर्मुज की खाड़ी को बंधक बना लिया है। अब अमेरिका बोलता है खाली कर दे यार। अमेरिका ने एक और बड़ा मजेदार काम किया। जिसके जिसके जहाज नहीं जा रहे थे, ये यूरोप वाली पूरी लॉबी, जापान वपान ये सब, उनको बोला कि आके आओ, अपनी नेवी भेजो और हुर्मुज की खाड़ी खाली कराओ इससे। तो उसने बोला हम ना भेजते। तो आज ट्रंप ने बहुत मजेदार एक मैसेज भेजा है कि आओ ले जाओ ना तेल, आओ यहां तेल बट रहा है, बिक रहा है तेल, ले जाओ तेल और गैस। तो बात यह नहीं कि आप 2 हफ्ते बाद जब अमेरिका वापस चला जाएगा इस युद्ध से, तो उस हुर्मुज की खाड़ी का क्या होगा? पहला सवाल। हुर्मुज की खाड़ी तो सबसे बड़ा हथियार मिल गया है ईरान को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का। हीरो की मां है वो, उसको कैसे छोड़ दे वो? पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल, भैया ये युद्ध अमेरिका का है ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये युद्ध है इजराइल का। जैसे मेरी बेटी की शादी हो तो गांव के 4 लोग भी आ जाते हैं ना सहारा देने, हाथ बटाने। तो ये लोग तो सहारा देने आए हुए हैं। बेटी तो हमारी की शादी है। यह युद्ध है इजराइल का युद्ध। और जो भी डिसीजन लेना है इजराइल ने लेना है, अमेरिका ने नहीं लेना। अमेरिकन तो वैसे ही ट्रंप से पूछ रहे हैं कि तू वहां इतनी दूर लड़ने क्यों गया, तेरा क्या मतलब? ईरान गाली तो देता है, ईरान की थ्रेट क्या है? इजराइल को नहीं जीने दूंगा, और इजराइल के साथी जितने हैं उनको नहीं जीने दूंगा। तो यार निपट लेगा इजराइल, तू क्या लड़ने गया वहां? खैर जो भी जियोपॉलिटिकल कारण रहे होंगे, ट्रंप साहब आ गए यहां लड़ने। अब मुझे ये बताइए, अगर ट्रंप भागना भी चाहे तो क्या इजराइल भागने देगा? भाई ट्रंप सीज फायर करेगा ना, ट्रंप कोई समझौता करेगा, उस समझौते को इजराइल मानेगा। उधर ट्रंप समझौते की वार्ता में बैठा होगा, पता लगा इजराइल उसके बगल में ही बम मार देगा, कर लो क्या उखाड़ लो इजराइल का। अच्छा एक चीज और है, अच्छा कल को ट्रंप चला भी गया, चला जाएगा ट्रंप, मान लिया हमने, पर भैया ये लड़ाई इजराइल की है। और आज तक जो इजराइल लड़ाइयां लड़ता था वो ट्रंप की सुनता था, अमेरिका की सुनता था। ईरान से लड़ने के लिए तो इजराइल बहुत है, इजराइल अकेला लड़ लेगा। चला जाए ट्रंप, इजराइल नहीं मानेगा। अच्छा, इजराइल के 3 मेन टारगेट्स हैं, वो इजराइल को युद्ध का कोई शौक नहीं है, वो तो अपने खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो ईरान का जो वो फिलॉसफी है ना इस्लामिक, कि इजराइल को धरती पे जीने का कोई हक ही नहीं है, एग्जिस्टेंस का कोई हक ही नहीं है, मैं तो इजराइल को मारूंगा ही मारूंगा। तो इजराइल तो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, और उसके लिए इजराइल की पहली जो शर्त है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्थगित करे। ईरान ऐसे क्यों कर देगा, क्यों करेगा? तो फिर इसलिए इजराइल इस युद्ध को बंद नहीं करेगा। हाँ, स्केल कम कर देगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना के लिए रोक देगा, फिर मारेगा, गुरिल्ला वॉरफेयर करेगा,
इजराइल के पास जो उनका सबसे बड़ा हथियार है वो मोसाद है। मोसाद से ईरान में घुस के गड़बड़ियां फैलाएगा, असैसिनेशंस करेगा, सब कुछ करेगा, वॉर का स्केल घटा देगा, पर ईरान को चैन से बैठने नहीं देगा। हाँ, युद्ध भूमि से ये यूएई और सऊदी अरेबिया और ये जो गल्फ के जो कंट्रीज आज इन्वॉल्व है, वो हो सकता है विड्रॉ कर लें, वो हट जाएं। इजराइल नहीं हटेगा। उसके बाद क्या होना है? अच्छा, इसके अलावा इजराइल के जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह एंड हुथीज, उनको भी जब तक नेस्तो नाबूद नहीं करेगा इजराइल, तब तक नहीं बैठेगा। इसलिए भैया ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ट्रंप साहब के चाहने से भी खत्म नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान का क्या होगा? क्या ईरान में रजीम चेंज वाकई होगा? अगले 3 हफ्ते में इजराइल और अमेरिका, 2 से 3 हफ्ते का टाइम लिया है ना ट्रंप ने, कि 2-3 हफ्ते में यह युद्ध समेट के मैं चला जाऊंगा। उस 2-3 हफ्ते में क्या होगा? वहां कीर्तन होगा, हड़ताल बजेगी? नहीं, युद्ध होगा पूरा। और उस 3 हफ्ते में होर्मुज की खाड़ी का, अच्छा, होर्मुज की खाड़ी का भविष्य क्या है? आज है तो कल क्या होगा? कल को इस पूरे गल्फ कंट्रीज का ऑयल का ट्रेड कैसे होगा? ये सवाल है। इसलिए ये कह देना कि बस बस जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये अच्छा, ये ट्रंप का एक ट्रैप भी हो सकता है। युद्ध में ये सब ऐसे बयानबाजी, ऐसे प्रोपेगेंडा, युद्ध जो है में प्रोपेगेंडा भी खूब होता है, प्रोपेगेंडा से लड़े जाते हैं युद्ध। युद्ध में प्रोपेगेंडा एक हथियार होता है, दुश्मन को छकाना, दुश्मन को धोखा देने के लिए दुनिया में बहुत सारे काम किए जाते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी भी होती है, वो भी हो सकती है। इसलिए बहुत जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, युद्ध लंबा चल सकता है, इसलिए युद्ध की विभीषिका से लड़ने के लिए तैयार रहो। और युद्ध में सबसे पहला काम, कम से कम में जीने की कला, मिनिमम में सरवाइव करने की कला, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। हालांकि हिंदुस्तान इस मामले में बहुत तेज सभ्यता है। भारत, हम आज भी अपनी जड़, मैं हमेशा कहता हूं, हिंदुस्तान आज भी अपनी जड़ों को भूला नहीं है। हम आज भी न्यूनतम में 90% हिंदुस्तान आज भी न्यूनतम में सरवाइव कर सकता है। वो जो 10% शहरी बाबू लोग हैं ना, जो जोमेटो और स्विगी से खाना मंगा के खाते हैं, जिनको खाना बनाना दुनिया का सबसे बड़ा झंझट लगता है, जिनको पैदल चलना दुनिया की सबसे बड़ी सजा लगती है, उनको दिक्कत हो सकती है। और ग्रामीण भारत को तो कतई नहीं होने जा रही है। ग्रामीण भारत आज भी नमक के साथ रोटी खा लेगा, आज भी घास की रोटी। वो राणा ने जो घास की रोटी खाई थी, वो ऐसे ही नहीं खाई थी। राणा महलों में रहते थे, महाराणा प्रताप सोने के बर्तनों में वो भी खाना खाते रहे होंगे अच्छे समय में, पर वो हाथ में लेके घास की रोटी खाना भूले नहीं थे। और वही कौमें सरवाइव करती हैं, वही कौमें जिंदा रहती हैं जो घास की रोटी खाना जानती हैं। इसलिए बर्गर और पिज्जा खाने वाले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जब तक बर्गर पिज्जा मिले खूब खाओ, पर घास की रोटी भी खानी पड़ सकती है। आज के एक लाइव में हमारा एक प्रोग्राम है, हम इसी विषय पे एक दूसरे एंगल से बात करने जा रहे हैं।
कि वैभव विलास ऐश्वर्य में जीने वाले लोग जब जमीन पे उतरते हैं तो उनका क्या हाल होता है, ये आज के लाइव में हम डिस्कस करेंगे। परंतु युद्ध की विभीषिका के लिए हमेशा तैयार रहो। अच्छा, एक बात बहुत कही जाती है कि अमेरिका बॉडी बैग से बहुत डरता है, डरता है, डरता है। यार क्या है, कितना ही डरता है बॉडी बैग से, पर अमेरिका जितने युद्ध भी तो किसी ने नहीं लड़े, और लंबे लंबे युद्ध लड़े, 20-20 साल लड़ता रहा है। और मैं तो एक बात जानता हूं, जो जो कौम बॉडी बैग से डरती है वो लड़ ही नहीं सकती। युद्ध होगा तो बॉडी बैग्स तो आएंगे। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, हम हिंदुस्तानियों को तैयार रहिए, देश के लिए गर्दनें कटानी पड़ती हैं। ये जो कौम है ना, जो कहते हैं मैं मुझे देश से सब कुछ चाहिए पर मैं नाखून भी नहीं कटाऊंगा, ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए देश में। इसलिए युद्ध की विभीषिका एक बहुत रियल खतरा है। उसके लिए हमेशा मन से तैयार रहिए, दिल दिमाग से, शरीर से तैयार रहिए। कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, और कैसा भी बुरा वक्त आ जाए उसके लिए तैयार रहना है। आज इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।